Institutional investors are basically the corporations or organization which collect the funds from the different investors, and then they utilize those funds by making investment in different profitable ventures. Among these institutional investors, one of the most common is the mutual funds. Mutual funds are basically the business organization who pools the funds from the different people and by offering different securities, and then they use those funds or the money to invest in the different markets such as stock market or bond market, or they can invest those funds in the commodity market like gold and oil, and by earning that profit they share some portion to the original investors or the depositors. Like the म्यूचुअल फंड्स देयर आर सर्टेन मैनेज फंड्स. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में जो म्यूचुअल फंड्स कर रही हैं. देयर इज म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मुफाक, जो कि इसको जो है ना वो रेगुलेट करती है. तो जितने भी आपकी जो बैंक्स हैं मेजॉरिटी जो है ना उनके म्यूचुअल फंड जो है ना क्रिएट हुए हैं. इसी तरह इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये म्यूचुअल फंड्स टाइप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं. ये करते इस तरह से हैं कि लोगों को सिक्योरिटीज ऑफर करते हैं, डिफरेंट सर्टिफिकेट्स ऑफर करते हैं, लोग उन सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, उसके अगेंस्ट इनके पास पैसे आ जाते हैं. उनके साथ एग्री टर्म्स एंड कंडीशन या डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट जो है ना उनको रिटर्न दिया जाता है, और उस पैसे को फर्दर ये क्या करते हैं डिफरेंट अदर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं. मैनेज फंड्स भी इसी तरह से होते हैं. देयर आर स्पेशलाइज्ड पीपल हु आर मैनेजिंग दीज टाइप्स ऑफ द funds or the organization. They pool the funds from the different people and then make investment in the different good attractive investment opportunities, और उसमें से जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग जो है उन ओरिजिनल इन्वेस्टर्स के साथ करते रहते हैं. पेंशन फंड्स, लोगों की पेंशन लाइबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, उस पैसे को जो है इन्वेस्ट कर देती हैं डिफरेंट मार्केट्स के अंदर, और उस जो है ना मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो उनको प्रॉफिट रियलाइज होता है या जो उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है, उससे वो पेंशन लाइबिलिटीज को जो है वो पे ऑफ करते हैं, फुलफिल करते हैं. लाइकवाइज इंश्योरेंस कंपनीज डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करती हैं. उन इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू जो पैसा रेज होता है, जो फंड्स रेज होते हैं, उसको वो क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में जो है ना इन्वेस्ट कर देते हैं, और उन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से फिर वो जो इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह हैं उनको फुलफिल करते हैं. इसी तरीके से बैंक्स टेक्स डिपॉजिट फ्रॉम देयर कस्टमर्स और द डिपॉजिटर्स. Those funds are not only lended by the bank, rather the bank basically invests it into different portfolios. Sometime वो बैंक्स क्या कर रहे होते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं. उस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट दे आर परचेजिंग द शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी, और वहां से उनको जो डिविडेंड आता है या प्राइस इंक्रीज होती है, उस प्रॉफिट्स को जो है ना वो क्या करते हैं अर्न करके जो उनके डिपॉजिटर्स होते हैं उनके क्लेम्स को सेटल करते हैं. In UK, it is believed that the institutional shareholders hold on an overall basis a majority of shares of all the listed companies. तो UK के अंदर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की है जो है ना उसमें. और जहाँ ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो एक ग्रुप प्रेशर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, वो इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होता है. एंड सिंस दीज आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु हैव द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स विद देम, they have good जो है ना qualified people with them, so they are able to protect the right of the shareholders more appropriately as compared to the individual or large shareholders. जी जीशान, आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, एक क्वेश्चन है। जैसे आपने भी बताया कि कंपनीज जो है वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कम शो करती हैं और इस तरीके से वो अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू बैलेंस शीट में ज़्यादा बता सकती हैं. तो जी. क्या सर स्टॉक मार्केट में भी कोई ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं कि फेक स्टॉक मार्केट की वो बढ़ा दी जाए और बता दी जाए कि ये मतलब फेक बढ़ गई है, या वहाँ पे जो भी होता है वो ट्रू होता है और एग्जैक्ट होता है? नहीं, उसमें ये है कि देखें, जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो शेयर प्राइसेस मूव कर रही हैं उसको लास्ट टाइम भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कई फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे होते हैं. देयर आर सर्टेन माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स, and there are certain macroeconomic factors which are affecting the stock market. अब सम टाइम जैसे अभी हम लोगों ने ये स्पेकुलेशन की बात की थी या शेयर प्राइसेस के इंक्रीज के लिए लार्ज जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनकी हमने बात की है. तो अब अगर स्टॉक मार्केट में जो कंपनी है उसकी मैनेजमेंट एक पॉजिटिव सिग्नल जो है ना वो जनरेट करती है कि अपकमिंग टाइम पीरियड के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे एक कोई ऑयल एंड गैस कंपनी है, वो ये मार्केट में एक सिग्नल क्रिएट करती है दैट दे हैव फाउंड मोर ऑयल एंड गैस रिजर्व्स.
ऑब्वियस सी बात है, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स फाइंड करने का मतलब ये है कि कंपनी के पास अब ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स या रेवेन्यू अर्न करने की कैपेबिलिटी जो है ना इनहेंस हो गई है। ऑब्वियसली बात है, जितने ऑयल रिजर्व ज्यादा होंगे उतना ज्यादा उनकी सेल वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज होगा, तो जितनी ज्यादा सेल होंगी उतना प्रॉफिट जो है ना वो ज्यादा होगा। तो एक तो तरीकाकार ये भी है कि कंपनी की जो जो डिफरेंट परफॉर्मेंस है या डिफरेंट जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो मार्केट के अंदर एक सिग्नल क्रिएट करती हैं जिससे वो बेनिफिट उठाते हैं। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लार्ज आपके प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं इनको जो है आप क्या करें, ऑन बोर्ड करके और स्पेकुलेशन मार्केट के अंदर क्रिएट कराएं कि जी कि इन कंपनी की परफॉर्मेंस जो है ना वो बेहतर होने लगी है, इस कंपनी की जो है ना शेयर प्राइसेस इंक्रीज होने लगी। जैसे लास्ट टाइम भी हम लोगों ने शायद डिस्कस किया था कि कोई भी नई सोसाइटी जब लॉन्च होने लगती है तो उसकी लॉन्च से पहले ही क्या किया जाता है, मार्केट के अंदर जो है ना एक एंटिसिपेशन क्रिएट कर दी जाती है कि द मोमेंट दीज फाइल्स वुड बी जो है ना वो ऑफर्ड, जो है ना जैसी इसकी बैलेटिंग होगी तो इसकी जो जो प्राइस है जो फाइल्स की वो मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगी जो है ना। तो 1 लाख की फाइल जो है ना 5-5, 10-10 लाख की भी जो है ना वो बिकेगी और वो बिकती है। उसकी वजह ये होती है कि इतनी स्पेकुलेशन क्रिएट की जाती है कि इतनी ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग है कि जो लोग नहीं भी इन्वेस्ट करना चाह रहे होते वो भी उसमें जो है ना इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल जैसे कंपनी की परफॉर्मेंस को जो है ना वो चेंज किया जा सकता है बाय प्लेइंग विद द नंबर्स, इसी तरह स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशंस को क्रिएट करके डिफरेंट स्टॉक मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो एनालिस्ट होते हैं उनकी थ्रू जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना वो क्रिएट करके मार्केट एक न्यूज क्रिएट करके स्टॉक मार्केट जो है ना परफॉर्मेंस उसको जो है ना वो इफेक्ट किया जा सकता है जो है ना उसमें। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ फैक्टर्स आपके अनकंट्रोलेबल हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कुछ एक रिलीफ दे दिया है, तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने कुछ नहीं किया लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल मार्केट में आने के लिए की वजह से इन्वेस्टर्स के लिए ऑटोमेटिकली लोगों का जो है ना इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस जो है ना इंक्रीज होता है जिसकी वजह से मार्केट प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है। एक और पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रिवाइज किया और मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करने की वजह से जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं तो एज एन इन्वेस्टर पहले आप प्रेफर ये कर रहे थे कि बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवा दें, सेफ इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर कुछ रिटर्न भी मिल जाती है। लेकिन आप उस पर रिटर्न इतना कम हो गया है कि दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट योर फंड्स और डिपॉजिट योर फंड्स इन दी बैंक्स। तो अब उस पैसे को निकाल के कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो आपने करना है। तो यूटिलाइजेशन के लिए अगर स्टॉक मार्केट कुछ रिवाइव हुई है या बेहतर परफॉर्म कर रही है तो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि आप स्टॉक उसको बैंक में पैसा रखने की बजाय क्या करने, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। मोर ओवर पहले लोगों के पास पैसे ही अवेलेबल नहीं था या कॉस्टली अवेलेबल होता था जिससे वो इन्वेस्टमेंट करने से रुक जाते थे। अब जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुए हैं तो लोगों के पास लोन्स इजीली अवेलेबल हैं, लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल हैं, उस पैसे को लेके वो क्या करेंगे, मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। So if stock market is offering them a better opportunity, तो more people would like to invest in the stock market। तो नॉर्मली ऐसा होता है जब मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होती है तो मॉनेटरी पॉलिसी के रिवाइज होने से स्टॉक मार्केट भी जो है ना वो इफेक्ट होती है। तो ऑब्वियसली बात है जब इन्वेस्टमेंट पैटर्न चेंज होगा, ज्यादा लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट में भी स्पेकुलेशंस के थ्रू स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सेंटिमेंट्स को क्रिएट करके या गवर्नमेंट पॉलिसीज के चेंज होने से या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के जो है ना वो चेंज होने की वजह से स्टॉक मार्केट जो है ना वो उसमें आपकी शेयर प्राइसेस जो है ना वो चेंज हो जाती हैं, तो वो भी बिल्कुल है इफेक्ट हो सकती है। ठीक है जी। ओके जी। Right, sir. Yes. Thank you. Welcome ji. Oh, as far as institutional investors perspective is concerned, they are the one who have long term interest in the share value growth, means that they are more concerned about increase in the value of the share instead of just getting the short term benefits. Their current returns are still important. It's not like that they are concerned with the long term benefits and they forego the short term benefits. Short-term benefits are also important for them, but their main priority or the investment perspective is to have a long-term relationship with the company or increase the market price of the share in the long run. They can evaluate the performance of the company since these institutional investors have specialized people, they have the qualified people, they have the experts in their companies, so they have the ability to evaluate the performance of those companies। तो जो पहले भी हम लोगों ने कहा था कि जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं या जो मार्केट रिपोर्ट जो है ना जनरेट की जाती हैं थ्रू दीज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है ना बिहेव करते हैं। तो इसके जो एबिलिटी होती है वो जो है ना वो जनरली जो है वो
बहुत बेहतर होती है एज कम्पेयर टू दी स्मॉल और लार्ज प्राइवेट इन्वेस्टर्स. They have power and ability to influence the boards since they are the one who are making a huge chunk of investment in the market. क्योंकि लोगों से funds pool करके ये invest कर रहे होते हैं जो है ना companies के अंदर, तो उनके पास ability भी है performance evaluate करने की, so they have more bargaining power or they have more power in the board of director as compared to the individual shareholders. But do they have the time to pay attention to every single company? That's a big concern. अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अगर जो है ना वो हंड्रेड्स कंपनीज के अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट की है, तो हर कंपनी को वो इक्वली जो है ना वो वैल्यूएट कर सके या वहाँ पे टाइम प्रॉपर्टी जो है ना स्पेंड कर सके. मॉनिटरिंग सिस्टम्स फॉर द डेंजर सिग्नल्स, लेकिन इनका बेनिफिट ये होता है कि जब ये मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कंपनीज की, उनकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो जब कंपनीज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की तरफ मूव कर रही हैं या बैड परफॉर्मेंस की तरफ मूव कर रही हैं, तो ये पहली सिग्नल मार्केट के अंदर क्रिएट कर देते हैं, ये रिपोर्ट्स जनरेट कर देते हैं, जो कि एक सेंटीमेंट क्रिएट होता है मार्केट में कि बाकी शेयर होल्डर्स उससे अवेयर हो जाते हैं और अपनी जो है इन्वेस्टमेंट को जो है ना वो लॉस की तरफ जाने से जो है ना वो बचा सकते हैं. The role of the institutional investor in corporate governance is quite important since they have the capability and capacity to influence. They can basically affect the board decisions, and not always by confronting them. They can also have a dialogue with the directors, and they can convince them, and they can basically talk to them logically based on the facts and figures that these decisions would harm the company or these decisions could be in the favor of the company. They do the regular evaluation of the financial reports, and if there is any danger signal, they basically flag off those danger signals. They intimate these signals to the market that in the upcoming time period, the company may go into the financial distress because of these financial policies, or because of their increase in debt burden, or because of their bad policies. These consequences may occur, and it would ruin the investment of the shareholders. And they share the information with the other stakeholders of the stakeholders of the business organization. Since these reports which are being prepared are not only kept with the institutional investors, rather they communicate these reports to the other people also. So the information is also shared with the stakeholders. They they have the sorry, they can do the judicious use of the board since they are well informed of the about the company. So when there is annual general meeting or whenever there is any other meeting held which is being done for the approval of the decision, they can basically vote for the actual or the right decision that should be done for the benefit of all the stakeholders. And they could and they should seek representation on the board. And basically in a country like Pakistan, if we want that the rights of the minority shareholders should be protected, one of the major player who can play a very vital role is basically these institutional investors. जी आबिद, आबिद चले गए. जी सर एक क्वेश्चन है मेरा. जी प्लीज. सर जी सर. सर ये जो आपने कहा है कि दे फ्लैग ऑफ डेंजर सिग्नल्स और या मार्केट को सर ये टाइमली अवेयर कर देते हैं, सिंस दे हैव कैरिड आउट देयर ओन इन्वेस्टमेंट, तो ये डेंजर सिग्नल्स क्या उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो जाते, या डेंजर सिग्नल्स जो है सिर्फ उनकी ही कंपनी तक ही रहते हैं? नहीं, वो अब देखें, if they are anticipating that something bad may occur to the company, ठीक है, तो वो मैंने कहा ना एनालिस्ट रिपोर्ट्स होती हैं जो कि डिफरेंट जो है ना कंपनीज के बारे में या डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में जो है ना वो इंटीमेट कर रहे होते हैं. जैसे कंपनी की एनुअल रिपोर्ट के अंदर उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में होता है, तो बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स टाइमली डिफरेंट जो है ना जो ब्रोकरेज फर्म्स के लोग होते हैं, जो डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स हैं या डिफरेंट जो है ना फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि डिफरेंट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी और बेस्ड ऑन द चेंज इन द अपकमिंग पॉलिसीज, वो क्या करते हैं इंटीमेट कर देते हैं कि ये पॉसिबल जो है ना वो इश्यूज जो है वो हो सकते हैं. देखिए एक सिंपल सी बात है, अब फॉर इंस्टेंस जैसे एनसीओसी जो है ना वो क्या करी पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये कोरोना जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है ना वो पास ऑन कर रही है. अब कहने को तो ये है कि एनसीओसी जब वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रही है तो डेंजर सिग्नल फ्लैग ऑफ कर रही है, तो उससे तो ये भी हो सकता है कि पैनिक भी क्रिएट हो सकता है, लोग भी ज्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हैं.
एक क्योस क्रिएट हो सकता है जी, जो बिजनेस है वो सफर करेगा, जो इंडिविजुअल्स हैं वो उससे सफर करेंगे। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर ये है कि इंडेंजर सिग्नल्स को जो है ना फ्लैग ऑफ करने का एक रीजन ये भी होता है कि लोग पहले से प्रिकॉशनरी जो है ना मेजर्स लेना शुरू कर दें जो है ना उसमें। एंड इवन दीज डेंजर फ्लैग जो है ना, जो आपने सिग्नल जो है ना फ्लैग ऑफ किए हैं, सिंस द कंपनी इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ सच काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन, तो मे बी इट कैन प्रोवाइड अ गाइडलाइन टू द कंपनी दैट दे कैन बेसिकली करेक्ट देमसेल्व्स जो है ना। So instead of going into the, you can say the official mode of correspondence, जिसमें मीटिंग्स के अंदर आप उनको जो है ना इन्फॉर्म करें, उनके डिफरेंट अदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या मैनेजमेंट को या उनके शेयर होल्डर्स को, तो आप क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मल वे के जरिए से भी इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है कि उससे जो है ना बाकी लोग तो होंगे होंगे अवेयर होंगे, तो कंपनी की मैनेजमेंट भी जो है ना उन सिग्नल्स को परसीव करके अगर कोई करेक्टिव या प्रिवेंटिव जो है ना मेजर्स रिक्वायर्ड है तो उसको जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी अपनी जो है, ये लकी सीमेंट के साथ हुआ जो है ना तकरीबन आज से तकरीबन एक डेकेड पहले, कि उन्होंने अपने प्रोडक्शन प्लांट की जो कैपेसिटी थी उसको जो है ना वो इनहेंस किया, जो है ना उसमें एग्जिस्टिंग जो उनका प्लांट था इट वाज प्रोड्यूसिंग अराउंड 3000 to 4000 मेट्रिक टन अ डे। तो दे प्रोक्योर्ड अ न्यू प्लांट जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अराउंड 6000 मेट्रिक टन अ डे थी जो है ना उसमें, विद द एंटिसिपेशन कि फ्यूचर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो भी जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ अफगानिस्तान की जो है ना रिहेबिलिटेशन हो रही थी, तो बहुत सारा सीमेंट यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ पे जो है ना एक्सपोर्ट हो रहा था। बट दैट सीमेंट प्लांट बेसिकली टेक्स अराउंड 2.5 years to 3 years टू गेट ऑपरेशनल। तो वो जितने टाइम पीरियड में उसको प्रिक्योर करके उसको जो है ना वो ऑपरेशनल किया गया, उस टाइम तक वो जो मार्केट की सिचुएशन थी, जो डिमांड और सप्लाई फैक्टर्स थे, जो मार्केट शेयर था, वो अदर प्लेयर्स ने जो है ना वो ग्रैब कर लिया। तो अब ये प्लांट तो प्रिक्योर हो गया, प्लांट जो है ना ऑपरेशनल भी हो गया, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट भी होगी, तकरीबन 8 से 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है सीमेंट प्लांट पे। तो अब उस सिचुएशन में प्रॉब्लम ये आई कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब मार्केट जो है ना अपॉर्चुनिटी वैनिश हुई, तो इसका मतलब ये है कि वहां प्रोडक्शन तो कुछ नहीं है, कॉस्ट इनकर हो रही है जो है ना उसमें। और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस फिक्स कॉस्ट के अगेंस्ट एक जो बड़ी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है वो डेप्रिसिएशन की है, क्योंकि प्लांट की एक यूजफुल लाइफ है और उस कॉस्ट को आपने उस यूजफुल लाइफ के ऊपर जो है ना वो करना है। तो एक तो वो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आ गई, दूसरा जो बड़ा फैक्टर आपके लिए है वो इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो लोन आपने लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, और अभी आपके बिजनेस ऑपरेशन से जो है ना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा। तो इस सिचुएशन के अंदर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया कि द कंपनी नियरली बैंक, ठीक है ना, जो है ना फॉलो इनटू ट्रैप ऑफ बैंकरप्सी जो है ना उसमें। तो अब डिसीजन ठीक था कि मार्केट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, डिसीजन ठीक था कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऐसे नजर आ रहे थे जिसमें उनकी जो है ना प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहेंस करना था। लेकिन मार्केट सिनेरियो चेंज होने की वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी चेंज हुई और अब वो कंपनी जो है ना प्रॉब्लम के अंदर चली गई। अब इस किस्म की सिचुएशन अगर टाइमली जो है ना कहीं पे फ्लैग ऑफ हो जाती है, तो वहां से इन्वेस्टर जो है ना वो क्या कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को कुछ सेफ गार्ड जो है ना वो कर सकते हैं। और अगर कोई इंटीमेशन नहीं होता, कोई टाइमली सिग्नल नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है एट द एंड ऑफ द डे देयर इन्वेस्टमेंट इज एट स्टेक, और वो जो है ना वो अपना जो पैसे है उसको लूज करेंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि किसकी नेग्लिजेंस थी या किसके एंड पे जो है ना गलती थी, वो तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है कि क्या करेंगे जो है। ठीक है जी। सारी इसी वजह से इकोनॉमिक्स में जब भी कोई थ्योरी बनाई जाती है या दी जाती है उसमें यही चीजें होती हैं कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो लकी वालों ने सर अदर थिंग को छोड़ दिया, सिर्फ वो फ्यूचर के बारे में सोचते रहे आई थिंक। देखिए वो बात ये होती है ना, आप क्वेश्चन यही है कि ये असल प्रॉब्लम ये है कि आप जितने सही डिसीजंस ले रहे होते हैं ना, तो लोग सक्सेस स्टोरीज को देखते हैं, उसके पीछे जो फेलियर्स होते हैं, जो एफर्ट होती है, वो किसी को नहीं नजर आ रही होती। या इसी तरीके से जो बड़े फेलियर्स होते हैं उनको तो हम जो है ना क्रिटिसाइज करते हैं, बट वी डू नॉट रियलाइज कि उसके पीछे जो ग्राउंड रियलिटीज थी या जो फैक्शन फिगर्स थे वो क्या थे। फ्यूचर इज ऑलवेज सर्टेन। अब देखें ना, फॉर इंस्टेंस अभी करंट सिनेरियो को आप देख लें या प्रीवियस 1 ईयर को देख लें, इस कोरोना ने जो है वो कितने डायनामिक्स जो है ना वो चेंज कर दी है जो है ना उसमें। आज से आप 15 साल पहले चले जाएं जो है ना, तो पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन जो आपकी जो थी ई परचेजिंग वगैरह या ई कॉमर्स, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक मिनिमम था। हालांकि आप दुनिया के अंदर देख लें तो अमेजोन या ईबे वगैरह
या इवन वॉलमार्ट वगैरह या बड़े बड़े जो आपके चेन स्टोर्स थे, वो तो काफी पहले से जो है ना ये प्रैक्टिसेस जो है ना वो कर रहे हैं। कोई ये नई चीज तो नहीं इन्वेंट हुई, लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव के अंदर जो है ना उस चीज को जो है ना वो अडॉप्ट ही नहीं किया गया। बल्कि इवन ये जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग है या ऑनलाइन बैंकिंग है, अभी भी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज आपको नहीं ऑफर कर रहा। एंड यू वुड बी सरप्राइज, जो है ना मेरे जानने वाले हैं, ही इज वाइस प्रेसिडेंट इन नेशनल बैंक, तो उनके साथ एक दफा यही डिस्कशन हो रही थी कि पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है ना वो ऑनलाइन शिफ्ट होगी, आप क्यों नहीं हो रहे? तो वो कहते हैं इट इज अनसिक्योर। ठीक है, बहुत सारे स्कैम्स हैं, बहुत सारे फ्रॉड हैं जो कि मैनुअल बैंकिंग के अंदर जो है ना वो नहीं हो सकते। तो वी आर क्वाइट रिस्क अवर्स, तो हम तो जो है ना उसके ऊपर नहीं मूव करेंगे। तो अब ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे स्कैम्स भी हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल जो है स्कैंडल्स भी हुए हैं, लेकिन आप देखें पूरी दुनिया जो है ना उसके ऊपर जो है ना वो मूव हो गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे उनके बेनिफिट्स हैं वहां पे नुकसानात भी हैं। लेकिन अगर आप मूव नहीं करेंगे, बाकी सारी इंडस्ट्री मूव कर रही है, तो यू विल लैग बिहाइंड। और अब अगर ऐसा होता है कि इस ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से कोई बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाता है, और नेशनल बैंक वाले ये क्लेम करते हैं कि देखा हमारा डिसीजन कितना अच्छा था, कि अगर हम भी ऑनलाइन जाते तो हम भी जो है ना वो आज बैंकरप्ट हो जाते, तो उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं कहा जा सकता जो है उसमें। तो ये सिनेरियोस चलते रहते हैं, फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है। व्हेन यू एंटिसिपेट कि जी ये मार्केट के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत सारे लोग और भी तो उसको एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। तो मे बी जिस टाइम पे वो आपने एंटिसिपेट किया था और जिस टाइम पे एक्चुअली आप उसको जो है ना एग्जीक्यूट करने लगे, उस टाइम पीरियड के दरमियान वो जो अपॉर्चुनिटी विंडो थी वो क्लोज होगी, और वो जो बेनिफिट आप एंटिसिपेट कर रहे थे वो नहीं ले पाए। और अगर वो वाकई ऐसा होता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर आप बेनिफिट ले पाते हैं, तो यू आर गुड इनफ, यू कैन जो है ना मेक ह्यूज प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। ठीक है जी, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 10% of the executive directors in European companies do not even know who their top 50 shareholders are। जो अभी पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे कि जी की मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स ही होते हैं। तो यहाँ आप देखें कि 10% of the executive directors in the European companies means they are the managers of the company, they are in the board of directors, but they are even not aware कि who their top 50 shareholders are, कि सबसे बड़े जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उनके टॉप 50 उनका उनको पता ही नहीं है। 25% of their CEOs had met only half of their top 50 shareholders। तो टोटल 100% में भी जो है ना 25%, उस 25% भी जो लोग हैं वो सिर्फ आधे लोगों से मिले होते हैं, बाकी का उनको पता ही नहीं होता जो है ना उसमें। एंड देन इन पाकिस्तान मोस्ट लिस्टेड कंपनीज है मेजॉरिटी हेल्ड बाय अ फैमिली और ए ग्रुप, एंड दे डू नॉट सीम टू अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू एनी अदर शेयर होल्डर जो है ना उसमें। तो ये जो बात हम टाइम एंड अगेन कहते रहे हैं कि यहाँ सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्रुप जो है ना होल्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, फैमिली होल्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, और वही जो शेयर होल्डर्स हैं वही मेजॉरिटी या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स भी होते हैं, और वो अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं, बाकी सबकी तो जो है ना कोई कंसिडरेशन ही नहीं है उसमें। सर जी जी ये जो engagement of shareholder है सर, I think it has to be the focal or the central policy, central stage of the policy of any company, क्योंकि जितनी कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन और इंटीमेट कम्युनिकेशन जो है ना शेयर होल्डर के साथ होगी, उतने ही उसका जो कॉन्फिडेंस है दैट विल एनहांस। और जो इंटरनेशनली देखा गया है कि जितनी भी कंपनीज हैं, और स्टडी भी इसको रीइंफोर्स करती है कि जिन कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर के साथ कम्युनिकेशन रखी है, उनका ट्रस्ट गेन किया, और उनके जो शेयर सेलिंग है वो मतलब ये कि मल्टीपल टाइम जो है उसमें इंक्रीज आया। बट आई थिंक जिस तरीके से आप पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इस तरह का पहली बात है कि वो फैमिली ओन्ड और फैमिली जो एक लिमिटेड लेवल तक ये कंपनीज हैं, लेकिन जो कंपनीज दूसरी भी हैं उनका जो लिंक है अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो प्रॉब्ली उस लेवल का नहीं है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल कंपनीज, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग है और शेयर होल्डर अट्रैक्शन है वो कंपैरेटिवली कम है। जी बिल्कुल, एक फैक्ट ये भी है, दूसरा ये है कि हमारा जो बहुत सारा इन्वेस्टर है ना, वो भी असल में जो है ना वो लीस्ट कंसर्न्ड होता है कि दे हैव डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द कंपनी और द मैनेजमेंट जो है ना इसमें। ठीक है, मोस्टली अगर प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो दे डोंट हैव एनी कंसर्न अबाउट इट। कंपनी के एंड के ऊपर भी इशू है कि कंपनी भी ये बॉदर नहीं करती कि जो है ना कि उनके साथ जो है ना उसको लिंक को रखे। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जाके हम ये कम्युनिकेशन के डिफरेंट मोड्स को भी डिस्कस करेंगे
ये भी डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन जो है ना फॉर्मल होनी चाहिए, इनफॉर्मल होनी चाहिए, फ्रीक्वेंट होनी चाहिए, या जो है ना बस सिर्फ नीड बेस्ड होनी चाहिए जो है ना उसमें, या कोई टाइम स्पेंड जो है ना वो फिक्स्ड होना चाहिए। तो उसके दोनों जो ये पर्सपेक्टिव जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं, दोनों साइड्स के ऊपर जो है ना वो इशू है। बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं, ठीक है, जो कि मतलब जो है वो इस चीज के ऊपर बॉदर ही नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो मार्केट के अंदर आपकी जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो अप्लाई हो रहा होता है, जिसकी बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनको फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के साथ कंसर्न ही नहीं होता जो है ना उसमें, वो अपनी एक एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंगली या चंद लोगों के इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को जो है ना वो बेस कर रहे होते हैं जो है उसमें। तो कभी स्टॉक मार्केट का आपको जो है ना चांस मिले जाने का, तो या अगर कोई अपॉर्चुनिटी हो सकी, ये कोविड की सिचुएशन कोई बेहतर होती है तो हम कुछ स्मॉल ग्रुप्स के अंदर अगर स्टॉक मार्केट विजिट कर सके, तो कभी वहाँ पे आप जो लोग गए हैं उनको पता होगा, या अगर चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी को मिलती है, तो जहाँ जो लोग वहाँ पे आए होते हैं जो नॉर्मली जो रूटीन के स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, तो उनसे कभी आप देखें तो नॉर्मली वो ट्रेड स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो प्राइसेस वगैरह मूव कर रही होती हैं, और वो एंटिसिपेशन के साथ कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, चीज़ है, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। और दे जस्ट हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर वो बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन कर रहे होते हैं। तो वो जो आप उनकी प्रोफेशनल एक एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है या प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो वो भी वहाँ पे नहीं होता। तो इस जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो कि वैसे नॉर्मल रूटीन के अंदर अच्छे तरीके से चल रही होती हैं, वो बहुत स्कैंडलाइज हो जाती हैं। आप ये बिटकॉइन वाली सिचुएशन देख लें, तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो काफी अरसे से चल रही है, और बिटकॉइन की काफी वहाँ पे अच्छी जो है ना वो रिकग्निशन भी है, और बैकएंड के ऊपर जो है ना वो एक्नॉलेजमेंट भी है। लेकिन उसी बिटकॉइन को जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया, बहुत ज्यादा जो है ना उसको स्पेकुलेट किया गया, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है ना उसमें इन्वेस्टमेंट की, और एट द एंड ऑफ द डे दे लॉस्ट देयर मनी। तो यहाँ इस इशू ये है कि बहुत सारे लोग बीच में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं जो रियल टाइम जो है एक्टिविटीज को नहीं कर रहे होते, सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक फॉल्स या जो है ना एक रूमर्स को क्रिएट करके कुछ स्पेकुलेटिव गेन्स को जो है ना वो अचीव कर रहे होते हैं। तो इफ द कम्युनिकेशन इज इंक्रीज, ऑब्वियसली बहुत सारे कंसर्न जो है ना रेज हो सकते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये कम्युनिकेशन किसके साथ करेंगे आप? मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ करेंगे, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स के साथ करेंगे, सब शेयर होल्डर्स के साथ करेंगे? तो अब ये भी इशू है कि अगर आप ऑन बोर्ड करते हैं अपने मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स को, तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? और अगर सिर्फ कम्युनिकेशन जो है ना कुछ टॉप शेयर होल्डर्स तक रखते हैं, मेजॉरिटी या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स तक करते हैं, तो दूसरों के राइट्स जो है ना सफर करेंगे। तो ये इश्यूज हैं। तो कुछ फॉर्मल मोड्स के थ्रू आप कंट्रोलिंग या जो आपके जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उन तक करना चाहिए, और कुछ इनफॉर्मल मीडियम्स आपके जैसे न्यूज़ लेटर्स वगैरह होते हैं, या इसी तरीके से कंपनी की जो और इंफॉर्मेशन जो है ना जो चीजें हो सकती हैं उनके थ्रू जो है ना बाकी शेयर होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। Okay, ji, what shareholders expect from a company? They expect the accountability of the board members. They expect that all the transactions are transparent. The company's interest is basically given priority over the self-interest by the management, and effective and efficient management basically leads to good returns and capital growth. तो अच्छी जब जो है ना मैनेजमेंट होगी, इफेक्टिव होगी, एफिशिएंट होगी, तो ऑब्वियसली बात है उससे जो है ना जो डिविडेंड्स हैं उनके वो भी इंक्रीज होंगे, और जो उनकी शेयर मार्केट शेयर प्राइसेस है वो भी इंक्रीज होगी। एंड देन फेयर शेयर ऑफ द रियल प्रॉफिट्स, तो जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया हुआ है उसमें से भी एक अच्छा शेयर जो है ना वो शेयर होल्डर को मिलेगा। जो हम डिविडेंड पॉलिसी की बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सारा के सारा री इन्वेस्ट कर लें या उसको रिटेन कर लें, बल्कि उसमें से एक अच्छा हैप्पी शेयर जो है ना वो शेयर होल्डर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। दीज आर द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ए कंपनी। And the shareholders, they expect that what responsibility that they hold on the board is the shareholders must approve the class 1 transaction. Class 1 transaction means the large transactions, और large transactions को कुछ quantify नहीं किया जा सकता कि above 100,000 large होगी। मे बी एक कंपनी के लिए 100,000 से above जो ट्रांजेक्शन है लार्ज है, लेकिन दूसरी कंपनी के लिए 10 मिलियन की ट्रांजेक्शन भी एक स्मॉल ट्रांजेक्शन होगी। तो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ देयर टोटल इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स, द साइज ऑफ द ट्रांजेक्शन इज जो है ना सजेस्टेड। तो बिगर द कंपनी इन टर्म्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द एसेट्स, तो टोटल एसेट्स हेल्ड बाय द कंपनी, तो उसके लिए क्लास 1 ट्रांजेक्शन भी जो है ना बड़ी होगी। लेकिन एक छोटी जो कंपनी है जिसके पास कम एसेट्स हैं, तो उसके लिए जो क्लास 1 ट्रांजेक्शन है वो भी कम होगी। ठीक है,
बट बेस्ड ऑन देयर साइज जो बड़ी ट्रांजेक्शन है उसकी अप्रूवल शेयर होल्डर को देनी चाहिए। देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस के डिफरेंट जो कंपनीज हैं अपनी सब्सिडरीज के साथ ही जो जो है ना जो डिफरेंट ट्रांजेक्शंस कर रही हैं, उनसे लोन ले रही हैं या उनको लोन दे रही हैं या उनसे कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज एक्वायर कर रही हैं, इसकी जो है ना वो ट्रांसपेरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर होना चाहिए। देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should be properly audited, and that audit report is basically communicated to the shareholders. And if there is any kind of the error or fraud that is being detected, so the auditors must report a qualified report. And if the true and fair representation of all the things are being given in that scenario, an unqualified report will be issued by the auditors. In case if they found any material error or they found you can say the big mistakes or the frauds in the counting records or the information provided by the company, in that situation they can issue an adverse report. और अगर इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की है कंपनी ने उसकी बेसिस के ऊपर कोई जो है वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता, तो ऑडिटर क्या करता है उसके ऊपर डिस्क्लेमर जो है ना वो इशू कर देता है। तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स दैट कैन बी इशूड बाय द ऑडिटर्स, एंड दीज रिपोर्ट्स आर बेसिकली इशूड फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। Then there is another issue that what should be the remuneration for the directors? Remuneration high होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? हाई होगी तो उनकी इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज हो जाएगी, लेकिन अगर कम होगी तो उस सूरत में जो उनका इंटरेस्ट है या उनकी जो स्टेक है कंपनी में वो जो है ना कम रिड्यूस हो जाएगी। तो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द रिम्यूनरेशन दैट इज पेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड देन द शेयर होल्डर्स हैव द मैंडेट दैट दे कैन इलेक्ट एंड रिमूव द डायरेक्टर्स। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट होती है उनकी रिमूवल उसको भी जो है ना वो क्या कर सकते हैं शेयर होल्डर्स बेसिकली इंश्योर करते हैं। देन द एनुअल जनरल मीटिंग, in order to improve the annual general meeting, the attendance of all the participants should be encouraged, and they should be encouraged to ask the questions. सिर्फ मीटिंग अटेंड ना करें बल्कि उसको effectively उसमें participate भी करें, और individual voting rights on the issues, no grouping of issues के unbiased सारे अपने opinion दें, whatsoever that is in the interest of all the stakeholders or all the shareholders, that should be communicated. कुछ particular चीजों के ऊपर जो है ना grouping करके वोट नहीं करना चाहिए। एंड देन ये जो वोटिंग राइट होता है, दिस इज नॉट वन वोट फॉर वन पर्सन, रादर दिस इज वन वोट फॉर वन शेयर। जो एक आपके पास शेयर है उसके अगेंस्ट आपके पास वोटिंग राइट है कि आप एक वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदा सिर्फ एक वोट दे सकता है। उसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर है जिसके पास एक शेयर है तो उसका भी एक वोटिंग राइट होगा, और जिसके पास 1 मिलियन शेयर्स हैं तो उसके पास भी एक वोटिंग राइट होगा। तो उस चीज को डिस्करेज करने के लिए जो वोटिंग राइट दिए जाते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। तो जितने शेयर आपके पास होंगे उतने आपके पास वोटिंग राइट्स हैं। एंड प्रॉक्सी फैसिलिटी, जैसे क्लास में प्रॉक्सी अटेंडेंस हो सकती है, इसी तरह जो है ना एजीएम के अंदर प्रॉक्सी फैसिलिटी भी अवेलेबल की जा सकती है कि अगर कोई शेयर होल्डर खुद से वोट नहीं कास्ट करना चाहता तो उसके बिहाफ पे कोई दूसरा जो है वो वोट कास्ट कर सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर रिलेटेड विद द एजीएम। Then another perspective that communication between shareholders and board, जो अभी थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे, तो it should be one way reporting और two way communication, कि सिर्फ board of directors shareholders को report करते रहे या दोनों तरफ से communication होनी चाहिए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, हमने साहब ने उसमें किया कि दोनों साइड से इक्वली जो है ना उसमें इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इट शुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों चल जाएं। जनरली जो है ना जो मीटिंग्स है उसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, लेकिन डिफरेंट न्यूज़ लेटर्स या मेमोज या इस किस्म की इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है ना क्या किया जा सकता है, इनफॉर्मली भी उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। स्कोप, ऑल और सम ऑफ द शेयर होल्डर, चंद स्पेसिफिक शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे या सबके साथ? तो जनरली जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं, उन्हीं के साथ कम्युनिकेशन चल रही होती है, बाकी शेयर होल्डर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी, शुड इट बी रेगुलर, इरेगुलर, और इट शुड बी नीड बेस्ड? तो जनरली देयर आर रेगुलर मीटिंग्स व्हिच आर एटलीस्ट हेल्ड वंस इन अ क्वार्टर। कम से कम जो है ना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ से, एससीपी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन मीटिंग दैट शुड बी हेल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन अ क्वार्टर। साल में कम से कम 4 मीटिंग्स जो है ना वो होनी चाहिए। बट इफ अ कंपनी डीम्स इट अप्रोप्रिएट तो वो नंबर ऑफ मीटिंग्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, या नीड बेस पे भी हो सकती है कि कोई स्पेशल डिसीजन है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकअप करना है, तो उस सूरत के अंदर भी जो है ना मीटिंग्स कॉल की जा सकती हैं। अब ये कम्युनिकेशन किस तरह से हो सकती हैं? डिफरेंट स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स से हो सकती हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट मींस डिफरेंट लीगल रिपोर्ट्स जो कि कंपनी जो है ना वो इशू करती है। जैसे अभी ऑडिट रिपोर्ट की हमने बात की थी,
So through audit report, that information can be communicated to the shareholders. Then chairman reports or the director report to the shareholders. Company की जितनी भी highlights होती हैं इस particular year के अंदर, जो performance related जो issues थे या जो main performance indicators थे, these are indicated in the director report to the shareholder, and it is presented to them in the along with the annual report. Annual report के अंदर ही ये director report to the shareholder भी होती है, chairman report भी होती है. देन कंप्लायंस रिपोर्ट, जैसे एनुअल रिपोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट है जिसका नाम है कोड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो बेसिकली उसके अंदर ये स्पेसिफाई किया जाता है कि जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान जो है ना कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2002, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली कंपनी ने ये पॉलिसीज या ये स्टेप्स जो है ना वो लिए हैं. And through newsletters or circulars, they can communicate the information to the shareholders of the company. They can have meeting with the majority shareholders, and through all these means, they can make effective correspondence. Another important aspect is about shareholder activism. Any one of you having any idea about this shareholder activism? Sir, one view could be that more proactive involvement of shareholders in routine matters, so they can express themselves, they can express their concern, and like work proactively in the development or progression of the organization. Very right, Jonas. Instead of just approving the decisions which are being presented in the annual general meeting or which are being presented by the board of directors, the shareholder must raise their voice, okay, against the recommendations of the board. But the question is, do they have adequate rights or the power? Sometimes the majority shareholder, the controlling shareholder, they do have the rights, or the institutional shareholders, they do have the right, but most of the shareholders do not have the power. But the thing is, at the end of the day, it won't matter that what is the end result of that shareholder activism. The important thing is, whether someone has given his dissent on that particular decision or not. देखिए आपके कहने या ना कहने से वो decision revert होता है या नहीं होता. आपके राइट के ऊपर काम ये है, आपका हक ये बनता है कि जितनी आपने उस चीज को गलत समझा है उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस को जो है वो रेज करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग मेरे कहने ना कहने से तो क्या कंपनी को फर्क पड़ेगा. तो फर्क भले ना पड़े, लेकिन आपका जो रोल बनता है वो ये है कि अपने एंड से जो चीज आप अच्छी समझते हैं, बुरी समझते हैं, उसको आप क्या करें, बाकी लोगों तक कम्युनिकेट कर दें जो है उसमें. It can work well only if the institutional investor participate.